गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। बेटा मेरे पास अभी अभी एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन भेजा है और उसका इसमें कुछ डाउट है। और ये क्वेश्चन है आपका लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का। तो इस क्वेश्चन को हम इस वीडियो में आज सोल्व करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में दिया गया है ए ब्लॉक एक्सेलरेट्स डाउन ए स्लोप। ये मेरे पास ब्लॉक है और उस ब्लॉक का जो मास है वो मैंने कंसिडर किया है m। तो ये कहता है कि ये ब्लॉक है, ये इस इंक्लाइंड प्लेन पे, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इस इंक्लाइंड प्लेन पे ये ब्लॉक m मास का ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है। द अपवर्ड पोर्शन ऑफ द स्लोप इज स्मूथ। यहाँ तक का जो पोर्शन है वो स्मूथ है। एंड द लोअर पोर्शन इज रफ। नीचे वाला पोर्शन रफ है। अब सवाल क्या है? सवाल है द स्पीड ऑफ द ब्लॉक में डिक्रीज और रिमेन सेम। इसने पहला ऑप्शन पूछा है कि जब ये ब्लॉक ऊपर से नीचे आएगा तो इस ब्लॉक की जो स्पीड है वो डिक्रीज हो सकती है या सेम रह सकती है। दूसरा इसने कहा है द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक रिड्यूसेस। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन जैसे जैसे ये नीचे आएगा वैसे वैसे रिड्यूस होगा, यानी डिक्रीज होगा, घटेगा। और तीसरा इसने कहा है द फोर्सेस आर बैलेंस्ड। इस जगह पे इसके फोर्स बैलेंस्ड है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा मेरे अकॉर्डिंग, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, हम उसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। देखिए बेटा, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले समझिए, ये जो ब्लॉक है, मान लीजिए ये ब्लॉक जिस प्लेन पे है उस प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। एंगल कितना है? थीटा। तो इस ब्लॉक के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है, इसके ऊपर फिलहाल एक फोर्स लगा हुआ है जिस फोर्स को मैं बनाता हूं ऐसे। ये ब्लॉक हो गया और इस ब्लॉक का जो वेट है वो नीचे की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है बेटा। ये इस ब्लॉक का वेट हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी mg। ये ब्लॉक हो गया आपका किस मास का? m मास का। अगली चीज, क्योंकि हमें पता है कि जो वेट है वो वेट हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ पॉइंट करता है, तो ये मैंने लिख दिया mg और इसको इक्वल टू आप वेट लिख सकते हो। दूसरी बात, यहां पे ये जो सरफेस है, ऐसे आपका सरफेस है, ऐसे ही आपका सरफेस है। ठीक है, तो ये जो एंगल है आपका थीटा, इधर वाला एंगल आपका थीटा है। ठीक है, तो मैं अगर कहूं कि मैं इसको दो टुकड़ों में तोड़ना चाहता हूं तो आप क्या कहेंगे? सर इसके ना यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो नीचे वाली लाइन के। ये एंगल हो गया बेटा थीटा, ये एंगल हो गया आपका 90 डिग्री, क्योंकि मैं खुद कह रहा हूं मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। और ये बचा हुआ एंगल हो गया आपका 90 माइनस थीटा, क्योंकि हमें क्या पता है? हमें पता है इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होगा, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। ये बात हमें पता है। तो ये 90 हो गया तो इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा। अगर ये थीटा हो गया तो ये एंगल बच गया बेटा आपका क्या? 90 डिग्री माइनस थीटा। अब मैं एक काम करता हूं, मैं जो ये आपका ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक को जिस इंक्लाइंड सरफेस पे रखा गया है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करता हूं ऐसे। सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करता हूं, कर दी। अब देखिए, जब मैं कह रहा हूं कि ये लाइन पहले ही सरफेस के परपेंडिकुलर है तो सरफेस और इस लाइन के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 डिग्री हो गया तो ये पूरा भी 90 हो गया। इस ग्रीन लाइन से लेके और इस ब्लू तक का जो एंगल होगा ये 90 और ये वाला भी 90। ठीक है, यहां तक मुझे लगता है किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा। अगर ये पूरा एंगल 90 डिग्री है और ये 90 माइनस थीटा है तो मैं समझता हूं कि आप इतनी छोटी सी बात को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये बीच वाला एंगल थीटा रहेगा। अब देखिए, एक लाइन पे बनने वाला पूरा एंगल 180 डिग्री का होगा। 180 में से ये आ गया 90 और ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा, तो ये सारे मिलके बनेंगे 90 माइनस थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये 180 डिग्री यहां से और यहां तक बन जाएगा। ठीक है, मेरा काम मैथ सिखाना नहीं था, यहाँ पे मेरा काम था आपको एंगल बताना। तो मैं कहता हूं कि ये जो लाइन है, यानी ये जो सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर में एक लाइन खींचता हूं। ठीक है, और इस लाइन और इस लाइन, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल बेटा थीटा है। ठीक है,
सिंस ये एक फोर्स है, फोर्स इज ए वेक्टर, तो एक वेक्टर ये बन गया, दूसरा वेक्टर ये बन गया। अच्छा अब देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज और समझाता हूँ। क्या कि मान लीजिए ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल है थीटा और ये एंगल हो गया 90 डिग्री का। इस साइड को कहता हूं मैं ए, इस साइड को कहता हूं मैं बी और इस साइड को कहता हूं मैं सी। अब मैं सी को दो टुकड़ों में बांटता हूं। कैसे कैसे बांटता हूं? मैं बांटता हूं इसमें साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर वो होता है जिसके साथ केवल 90 डिग्री का एंगल बना हो। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइड बी डिवाइडेड बाई, सॉरी, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। साइड बी डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज आपका सी। तो सी इंटू साइन थीटा विल बी इक्वल टू साइड बी। एक तो ये हो गया। दूसरा, यहीं पे मैं कहता हूं बेटा, क्या लिखना चाहता हूं मैं लिखना चाहता हूं यहाँ पे कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या हो जाएगा? बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, बी डिवाइडेड बाई एच। बी क्या है? बेस। बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। तो ये आएगा हाइपोटेन्यूज आपका कोस थीटा इज इक्वल टू बेस की वैल्यू ए, बेस वो होता है जिसपे थीटा और 90 डिग्री दोनों बने हो, ए डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी सी। तो ए की वैल्यू आएगी ए इज इक्वल टू सी कोस थीटा। ये कंसेप्ट समझाने का क्या उद्देश्य था? यहां पे सिर्फ एक मोटिव था इस कंसेप्ट को बताने का कि इस लाइन ने, इस वेक्टर ने, अगर मैं कहूं ये वेक्टर है, मान लो इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, इस वेक्टर ने जिसके साथ एंगल थीटा बनाया है उसको मैंने लिखा वेक्टर मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा, और जिसके साथ थीटा नहीं बनाया उसको मैंने लिखा वेक्टर मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। तो आप 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो आप इतना समझ लीजिए कि ये mg है, ये एक फोर्स है, इसने इस लाइन के साथ थीटा बनाया है, तो यहां पे मैं लिखूंगा mg इंटू कोस थीटा, है ना। और ये वाली लाइन, हरी वाली लाइन और ये नीली वाली लाइन, मैं स्टार्टिंग में कह रहा था क्या कि ये परपेंडिकुलर है दोनों एक दूसरे के। वीडियो में पीछे देख लेंगे, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। तो इसके और इसके बीच में, जैसे ए और बी के बीच का एंगल 90 था ना, ऐसे ही इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो अगर ये mg cos थीटा हो गया तो ये वाली जो वैल्यू, वेक्टर की वैल्यू होगी वो होगी बेटा mg sin थीटा। ये दो चीजें होंगी, ये होगा mg cos थीटा और ये होगा mg sin थीटा। ठीक है, यानी यहां पर एक बात तो आपके समझ में आ गई, क्या कि इस बॉडी को नीचे लाने के लिए जो फोर्स रेस्पॉन्सिबल है वो है वेट का साइन कंपोनेंट, यानी mg sin थीटा। इस फोर्स से ये बॉडी नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगी। ठीक है, दूसरी तरफ इसके ऊपर एक फोर्स और लग रहा है, तो इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, द फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन ऑफ द ब्लॉक इज mg sin थीटा। ये एक बिल्कुल छोटी सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट बात है। इस ब्लॉक का जो वेट है, उस वेट का साइन कंपोनेंट इसको नीचे की तरफ लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, दूसरी तरफ बात यह है कि जैसे जैसे ये ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करेगा, जैसे जैसे ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करेगा, इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगने का मतलब ये है कि ये ब्लॉक इस इंक्लाइंड प्लेन के साथ साथ मूव करेगा, और जैसे जैसे ये नीचे की तरफ मोशन करेगा, इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। और एक बॉडी जब मोशन करती है तो उस मोशन के दौरान उसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगता है, उस फ्रिक्शन का नाम होता है बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो मैं क्या कहता हूं यहां पे, when the
बॉडी, या आप ब्लॉक कह सकते हैं, व्हेन द बॉडी मूव्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, द काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट्स, और एक्ट कैसे होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक का जो मोशन है उस मोशन के अपोजिट आपका काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। यानी जैसे जैसे ये बॉडी चलेगी वैसे वैसे इस बॉडी के ऊपर दो फोर्स लगेंगे बेटा। ये था आपका इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, और इस इंक्लाइंड प्लेन पर जब यहाँ पे आपका मास था, इस मास को नीचे की तरफ ले जा रहा है mg साइन थीटा, और इस मोशन को अपोज कर रहा है फ्रिक्शन फोर्स एफ के, ठीक है। चलिए अब अगली चीज बताता हूं मैं आपको, क्या एफ के मोशन को अपोज कर रहा है। अब नेक्स्ट चीज क्या है, मैं उसी चीज को यहाँ पे लिख लेता हूं। इस डायरेक्शन में है फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एफ के, इस डायरेक्शन में है mg साइन थीटा, यहाँ पे है ब्लॉक m, ठीक है। मैं एक सिंपल सा अजम्पशन लेता हूँ समझाने के लिए आपको कि लेट द सरफेस इज आइडियली स्मूथ, यानी आइडियली स्मूथ का मतलब है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन force is 0 for this surface, या आप क्या कह सकते हो, और द फ्रिक्शन फोर्स ऑन दिस सरफेस इज 0। हम ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि इस सरफेस के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो 0 होगा, यानी एफ के की वैल्यू मैंने ये मान ली 0 है। अगर एफ के 0 हो गया, अगर एफ के 0 हो गया तो फिलहाल इस ब्लॉक के ऊपर केवल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स बचता है, और वो फोर्स बचता है बेटा mg साइन थीटा। ये मैं स्मूथ सरफेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, mg साइन थीटा। सो मैं यहाँ पे कहता हूँ द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक while moving on the smooth surface, is equal to mg sin theta, and since the acceleration of this body is also in the same direction, तो मैं क्या कहूंगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, according to Newton's second law, F net is equal to mass into acceleration, और दूसरी तरफ मुझे मिल रहा है F net is equal to mg sin थीटा। न्यूटन का सेकंड लॉ यहां तक हो गया, F net is equal to ma, और मुझे पता है F net मेरे केस में mg sin थीटा है, तो मैं इसको लिख दूंगा F net is equal to ma is equal to mg sin थीटा। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक सेकेंड, ये यहाँ पे हमने लिख दिया। अब देखिए बेटा, a इज इक्वल टू m से m कैंसिल हो जाएगा, a इज इक्वल टू g साइन थीटा। स्मूथ सरफेस पर ये ब्लॉक g साइन थीटा से मोशन करेगा, ठीक है। अब सिंपल सा कंसेप्ट आप यहाँ पे समझिए कि इसी डायरेक्शन में फोर्स है,
इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होगी, नेट फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम रहेगी। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स हुआ उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हुआ, और जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में मोशन है। तो मैं क्या कहता हूं कि मान लीजिए कि स्मूथ सरफेस पर ये s1 डिस्टेंस चला है, s1 डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कहूं, s1 डिस्प्लेसमेंट इज covered on the smooth surface। स्मूथ सरफेस पर S1 डिस्टेंस कवर किया है, तो S1 की वैल्यू क्या आएगी, निकालते हैं, सॉरी S1 मैंने गलत लिख दिया। फाइनल स्मूथ सरफेस को जब कवर करेगा तो लास्ट में स्मूथ सरफेस के एंड पर कितनी वेलोसिटी होगी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v स्क्वायर इनिशियली हम ये मान के चल रहे हैं कि रेस्ट पे था तो u 0 हो गया, इज इक्वल टू 2s की वैल्यू हम s1 मान के चल रहे हैं कि स्मूथ सरफेस पर डिस्प्लेसमेंट s1 था, और a की वैल्यू है बेटा g साइन थीटा, और v इसको इतना ही रखो, v स्क्वायर की वैल्यू है 2s1 g साइन थीटा। ये इसकी फाइनल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया व्हेन द बॉडी रीचेज एट द एंड पॉइंट ऑफ स्मूथ सरफेस और व्हेन द बॉडी रीचेज द इनिशियल पॉइंट ऑफ द रफ सरफेस। यानी क्या था बेटा, मैं दिखाता हूं आपको, ये था सिस्टम कि जहां पे स्मूथ सरफेस खत्म होता है वहीं पे रफ सरफेस शुरू होता है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि स्मूथ सरफेस के एंड पर जब बॉडी पहुंची उस समय वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड था फाइनल वेलोसिटी का, वो वही मैग्नीट्यूड था जिस वेलोसिटी के साथ ये बॉडी रफ सरफेस में एंटर करेगी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब जो आपका पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है, पहले ऑप्शन को चेक करते हैं क्या वो सही है या गलत है। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट कहता है कि द स्पीड ऑफ द ब्लॉक डिक्रीजेज और रिमेन सेम। जो ब्लॉक की स्पीड है वो में डिक्रीज और रिमेन सेम, वो डिक्रीज हो सकती है या सेम रह सकती है। सुनिए बेटा, जैसे ये ब्लॉक रफ सरफेस पे एंटर करता है, यहाँ पे थोड़ी सी फिजिक्स और पढ़नी पड़ेगी आपको। ये है रफ सरफेस और ये है आपका स्मूथ सरफेस। जैसे ये ब्लॉक रफ सरफेस पे एंटर करता है वैसे ही इसका फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। स्मूथ सरफेस का फ्रिक्शन फोर्स में 0 मान के चला था कैलकुलेशन इजी करने के लिए, ठीक है, लेकिन रफ सरफेस का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो तो 0 नहीं होगा। यानी हम ये कह सकते हैं जैसे ही ब्लॉक यहाँ पे पहुंचेगा इसके ऊपर नीचे की डायरेक्शन में जो फोर्स लगा हुआ है दैट इज mg साइन थीटा, वो अभी भी mg साइन थीटा ही है। और इसके ऊपर अब एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन Fk, और ये 0 नहीं है क्योंकि सरफेस रफ है। यानी फिलहाल इस बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स है वो mg साइन थीटा नहीं है। वाइल मूविंग ऑन rough surface, while moving on the rough surface, the net force on the block is equal to एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है mg साइन थीटा और मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है फ्रिक्शन फोर्स Fk। ये सिंपल सी कैलकुलेशन, ठीक है। चलिए अब इफ एफ नेट इज इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन Fk इज इक्वल टू 0। अगर एफ नेट 0 हो जाए
देन मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी बॉडी का जो एक्सेलरेशन है और जो बॉडी का मास है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा दैट प्रोडक्ट विल बी जीरो, क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास किसी बॉडी का जीरो हो नहीं पाएगा यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन विल बी जीरो। पहली कंडीशन तो ये है कि अगर mg sin थीटा और फ्रिक्शन फोर्स का जो डिफरेंस है वो जीरो आ जाए, यानी ये दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है, आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हो, और mg sin थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स F, यानी सिंपल सी बात है क्या, इफ द applied friction force, sorry, if the frictional force is equal to the mg sin theta, then the net force on the object is zero, and hence the acceleration will be zero। अब मैं आपको याद दिलाता हूं क्या, कि पिछले पेज में हमने किया था कि जब when the block enters the rough surface, जब ब्लॉक रफ सरफेस पे एंटर करता है, या इसी को मैं कहूं जब ब्लॉक स्मूथ सरफेस को लीव करता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2s1, यू हमने जीरो मान लिया था, और a की वैल्यू थी बेटा g साइन थीटा, आई गेस यही थी, बिल्कुल सही है, g साइन थीटा, ठीक है, उस समय ये थी। अब आप कह रहे हो एक्सेलरेशन जीरो है, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो मुझे पता है v माइनस यू इज इक्वल टू a, और यहां पे आप कर दो t, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डिफरेंस इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन t। तो इफ a इज जीरो देन v माइनस u अपॉन t इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स v माइनस u इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स v इज इक्वल टू u। मैं यहाँ पे u किसे कह रहा हूँ, इस वेलोसिटी को कह रहा हूँ, इसके स्क्वायर रूट को कह रहा हूँ। देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, मान लो, सुनो, मान लो मैं ये कहता हूँ इस रफ सरफेस पे चलते 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 इस ब्लॉक की जो फाइनल वेलोसिटी है वो v1 हो जाती है, बस ये मान लो, इस ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी v1 हो जाती है, तो मैंने उस v1 की वैल्यू ही निकाली है, और यहाँ पे इसको मानो कि v इज इक्वल टू u, यानी रफ सरफेस पे एंटर करते समय इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो v के इक्वल है, ठीक है, और v1 क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑन रफ सरफेस, रफ सरफेस पे फाइनल वेलोसिटी है आपकी v1, सॉरी यहाँ पे मैं वेक्टर साइन यूज नहीं कर रहा, तो आप यहाँ पे ये लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल वेलोसिटी, ये जरूरी है क्योंकि वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, v1 मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल वेलोसिटी ऑन रफ सरफेस। तो यहाँ से हमें क्या रिलेशन मिलता है कि जितनी वेलोसिटी से ये रफ सरफेस में एंटर हुआ था फाइनल वेलोसिटी भी वही है, लेकिन कब है, जब आपका mg sin थीटा फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल है। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पे कि इफ फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू रफ सरफेस is equal to the magnitude of mg sin थीटा, ठीक है ना, और आप ये कह सकते हो इफ फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू रफ सरफेस इज, मैग्नीट्यूड को छोड़ो, इज इक्वल एंड अपोजिट, ये लिखो, डायरेक्शन की भी बात हो जाएगी, इक्वल एंड अपोजिट टू mg sin थीटा, देन द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक
will zero and according to न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि द लॉ ऑफ इनर्शिया या न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो है तो अगर वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, और अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी। तो ये बॉडी तो ऑलरेडी मोशन में है, तो मैं क्या कहूंगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ द ब्लॉक विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। ये सिंपल सी बात है बस, कि ना तो इस ब्लॉक के मोशन की डायरेक्शन चेंज होगी, ना ही इसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड चेंज होगी, अगर फ्रिक्शनल फोर्स mg sin थीटा के इक्वल हो जाता है तो। दूसरा केस क्या है, दूसरा ये है, इफ mg sin थीटा इज ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स, mg sin थीटा फ्रिक्शनल फोर्स से बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो क्या होगा, तो एफ नेट जो है वो mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा, यानी इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। और ये इस जगह पे एफ नेट क्या होगा, एफ नेट इज लेस देन mg sin थीटा। अभी जो अप्लाइड फोर्स है, यानी जो फोर्स इसको नीचे की तरफ लेके जा रहा है, वो फोर्स mg sin थीटा से छोटा है, क्योंकि mg sin थीटा में से आपने फ्रिक्शन फोर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, कुछ घटा दिया, यानी नेट फोर्स अब पहले के मुकाबले कम हुआ है। अगर नेट फोर्स पहले के मुकाबले कम हुआ है तो पहले जो एक्सेलरेशन था, पहले वाले जो केस में एक्सेलरेशन था वो था बेटा g sin थीटा। अभी जो एक्सेलरेशन आएगा, अभी एक्सेलरेशन आएगा a विल बी लेस देन g sin थीटा, क्योंकि मैं यहाँ पे सिंपल सा लिख दूंगा ना, एफ नेट की जगह ma इज लेस देन mg sin थीटा, m से m कैंसिल हो जाएगा और आप इस रिजल्ट पे जाओगे कि जो एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन है, वो g sin थीटा से छोटा होगा, ठीक है। अगर नेट एक्सेलरेशन g sin थीटा से छोटा होगा तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी की जो वेलोसिटी में चेंज आएगा वो भी कम आएगा। कैसे, मान लीजिए फॉर मोशन ऑन रफ सरफेस, मैं ये मान लेता हूं कि रफ सरफेस पे भी जो डिस्प्लेसमेंट है वो s1 ही है, ताकि दोनों के कंपैरिजन में हमें कंफर्टनेस फील हो, हम कंफर्टेबल फील करें। डिस्प्लेसमेंट s1 है यहाँ पे भी, और मैं यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी निकालता हूँ, तो बेटा फाइनल वेलोसिटी ऑन रफ सरफेस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑन रफ सरफेस, क्या थी इनिशियल वेलोसिटी ऑन रफ सरफेस, v स्क्वायर, सॉरी हाँ, यहाँ पे हमने इनिशियल वेलोसिटी को इसको v माना था ना, v स्क्वायर प्लस 2a नेट, यानी यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन कितना है, इनटू s1, v स्क्वायर प्लस a नेट इंटू s1। ये कहानी है कि अगर इसका रफ सरफेस पे एक्सेलरेशन होगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर क्या होगा। तो फिलहाल इसका जो स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा कि इसके पास इनिशियली ये वेलोसिटी तो थी बेटा, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर की वैल्यू थी 2s1 g sin थीटा प्लस 2a नेट इंटू s1। यहाँ पे क्लियरली देखो एक चीज, ये तो पहले वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी इस बॉडी के पास, ठीक है ना, और अभी बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में है, अभी भी पहले के मुकाबले एक्सेलरेशन कम हुआ है, लेकिन एक्सेलरेशन तो अभी भी है, तो अभी इसकी फाइनल वेलोसिटी पहले के मुकाबले इंक्रीज हो गई। तो इस केस में क्या कह सकते हो, इफ mg sin थीटा is greater than fk, mg sin थीटा is greater than fk, the final velocity, या ये कह दो कि the speed will increase,
द स्पीड विल इंक्रीज। और इसी में मैं एक केस और लेता हूं बेटा। वो केस क्या है? वो केस ये है, आपका जो दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन क्या था इसमें, मैं एक बार पढ़ता हूं। दूसरा ऑप्शन था द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक रिड्यूसेस, कि ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो रिड्यूस होगा। वो मैंने यहां पे आपको बता दिया कि ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो जी साइन थीटा, जो पहले एक्सेलरेशन था उसके मुकाबले क्या हुआ है बेटा, रिड्यूस हुआ है। और तीसरा जो केस है इसमें, तीसरा केस है द फोर्सेज आर बैलेंस्ड। तो एक बात बताओ भाई, बार बार बढ़ाया गया है क्या, कि फॉर बैलेंस्ड फोर्स, जिस चीज को आप बैलेंस फोर्स कहते हो उसका मतलब क्या है कि किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस का सम, या किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होगा। और अगर एक बॉडी का नेट फोर्स जीरो होगा तो या तो वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, या वो बॉडी रेस्ट पे रहेगी, या तो वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी या वो बॉडी रेस्ट पे रहेगी। ये दो चीजें हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि क्या इस केस में जो फोर्सेज हैं वो बैलेंस्ड हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो फोर्सेज बैलेंस्ड है या नहीं है। तो बेटा सुनो, अगर आप बात करते हो इस केस की, कहाँ गया, इस केस की, कि जब रफ सरफेस पे बॉडी आ जाती है उस जगह पे इसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है और ये यूनिफॉर्म मोशन में आ जाती है, तो इस केस में जो फोर्स है वो बैलेंस्ड है, ठीक है। अगर आप बात करते हो इस केस की जिसमें एम जी साइन थीटा बड़ा है और एफ के छोटा है, तो इस केस में फोर्स बैलेंस नहीं है, फोर्स अनबैलेंस है। दो अलग अलग केस हो गए। यानी अगर फ्रिक्शनल फोर्स एम जी साइन थीटा के इक्वल है तो फोर्स बैलेंस्ड है, और अगर फ्रिक्शनल फोर्स एम जी साइन थीटा के इक्वल नहीं है तो फोर्स बैलेंस्ड नहीं है, अनबैलेंस्ड कंडीशन है, और जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन है। ये दो केस आपको मैंने बता दिए हैं यहाँ पे। तो अब बात आती है कि इनमें से आंसर कौन सा चूज किया जाए, है ना। आंसर भी तो हमें बताना है बेटा। यहाँ पे एक केस और मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। हमने अब तक ये डिस्कस किया कि जो बॉडी है उस बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है और जिसकी वजह से वो यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल कर सकती है, और उस बॉडी में एक्सेलरेशन की वैल्यू घट सकती है जिस वजह से उस बॉडी का एक्सेलरेशन वैल्यू घटने के बावजूद भी उस बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी। अब बेटा मैं एक और चीज पे बात करता हूँ। मान लीजिए ये आपके पास रफ सरफेस है और ये है आपके पास स्मूथ सरफेस यहाँ तक। जैसे ये बॉडी यहाँ से और यहाँ एंटर करेगी तो हो सकता है इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो है एम जी साइन थीटा, जो इसको नीचे की तरफ ला रहा है, ठीक है। और हो सकता है इस रफ सरफेस का जो फ्रिक्शन फोर्स है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है, उसकी वैल्यू एम जी साइन थीटा के मुकाबले बड़ी हो। ये बॉडी जो है इसको रोकने वाला फोर्स तो ज्यादा है, ये बड़ा है, और इस बॉडी को नीचे की तरफ चलाने वाला फोर्स छोटा है, तो रोकने वाले की चलेगी भाई। रोकने वाला बड़ा है और चलाने वाला छोटा है, तो रोकने वाले का डोमिनेंस यहाँ पे दिखेगा हमें, तो रोकने वाला है एफ के। तो अगर एफ के का मैग्नीट्यूड बड़ा है और एम जी साइन थीटा का मैग्नीट्यूड छोटा है, तो इस केस में क्या होगा, द बॉडी विल डिक्रीज इट्स स्पीड। इस केस में बॉडी की स्पीड डिक्रीज होगी, क्योंकि जो फोर्स इसको आगे की तरफ बढ़ा रहा था उसके मुकाबले रोकने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया। अब ये अचानक से तो रुकेगी नहीं, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि धीरे धीरे रफ सरफेस पे मोशन करते करते हो सकता है किसी पॉइंट पे जाके इसकी स्पीड जीरो भी हो जाए। वो कैलकुलेट किया जा सकता है अगर आपको डेटा दिया गया हो कि कितना समय लिया है इसने और कितना डिस्प्लेसमेंट इसने रफ सरफेस पे ट्रेवल किया है। तो अब सवाल आता है कि किस ऑप्शन के साथ जाएं। तो पहला ऑप्शन जो था बेटा, वो पहला ऑप्शन ये था कि द स्पीड में डिक्रीज और रिमेन सेम, पहला ये था। अब इस केस में मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि ये केस सही है कि जो स्पीड है वो घट सकती है और जो स्पीड है वो सेम रह सकती है।
दोनों ही केस हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक का केस हो सकता है, लेकिन इसके साथ मैं ये कहूँगा कि हमने ऐसा केस भी देखा जिसमें स्पीड इंक्रीज भी हो सकती है। तो द स्पीड में डिक्रीज और रिमेन सेम ऑप्शन सही है, लेकिन इसके साथ ये भी आ सकता है द स्पीड में इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन सेम। इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, या वो सेम भी रह सकती है। दूसरा ऑप्शन ये था बेटा, द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक डिक्रीजेज। ब्लॉक का एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा, बिल्कुल होगा, डेफिनेटली। ये ऑप्शन 100% सही है, ये ऑप्शन सही है। थर्ड पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, द फोर्सेज आर बैलेंस्ड, द फोर्सेज आर बैलेंस्ड। तो ये थर्ड केस के बारे में अगर बात करूं तो मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहूंगा बेटा आपको, कि अगर एक बॉडी के ऊपर नेट फोर्स बैलेंस्ड है तो उसका एफ नेट जीरो है। बैलेंस्ड फोर्स में उसका नेट फोर्स जीरो होता है, और अगर एफ नेट जीरो हो गया तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स एक्सेलरेशन विल बी जीरो। ये केवल एक केस में होगा बेटा, इस केस में होगा जब एम जी साइन थीटा फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। एम जी साइन थीटा का मैग्नीट्यूड फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल हो जाएगा, उस केस में आपकी बॉडी का नेट एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, और वो बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव करेगी, यूनिफॉर्म मोशन में मूव करेगी। ठीक है, लेकिन ये तो केवल एक केस था। एक केस ऐसा भी था जिसमें एम जी साइन थीटा फ्रिक्शन फोर्स के मुकाबले मैग्नीट्यूड में बड़ा था। एक केस आपने ऐसा भी देखा जिसमें एम जी साइन थीटा फ्रिक्शन फोर्स के मुकाबले मैग्नीट्यूड में छोटा था। इन दोनों ही केस में जो नेट फोर्स है वो जीरो नहीं है, यानी टोटल फोर्स जो है वो जीरो नहीं है। और अगर टोटल फोर्स जीरो नहीं है तो सारे फोर्सेज बैलेंस नहीं है। अगर हाँ, यहाँ पे आर की जगह ये लिखता मे बैलेंस्ड या मे बी बैलेंस्ड, ये बात लिखता कि जो सारे फोर्सेज है वो बैलेंस हो सकते हैं, मैं मान लेता बैलेंस हो सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे बिल्कुल कंपल्सन लगा दिया है, आपके ऊपर एक अनिवार्यता है कि आपके फोर्सेज बैलेंस ही होंगे। और अगर यहाँ पे बात है ना द फोर्सेज आर बैलेंस्ड, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। अगर इसको करेक्ट में कन्वर्ट करना है तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा द फोर्सेज कैन बी बैलेंस्ड। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अगर थर्ड ऑप्शन को सही करना है तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे है द फोर्सेज आर बैलेंस्ड, तो इसका आ जाएगा आंसर ऑप्शन 1। ये स्टेटमेंट 1 भी सही है और स्टेटमेंट 2 भी सही है। ठीक है, वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू, और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक यू।